गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 2016 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पीसीएस प्री का जो पेपर हुआ था उसमें जो जनरल स्टडी का जो पहला प्रश्न पत्र था उसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन 150 क्वेश्चन पर आज मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है उत्तराखंड में यूके एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसके बाद जो पुलिस भर्ती होगी और एलटी सामान्य के जो पद हैं वहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं। और साथ ही साथ जो ज्योग्राफी लेक्चरर और ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी इसमें कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स ये है गोदावरी नदी। यदि हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इस तरफ जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर मुंबई महाराष्ट्र से एक स्थान है नासिक, नासिक के नज़दीक त्र्यंबकेश्वर से नदी निकलती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की जो लंबाई है ये 1465 किलोमीटर है फ्रेंड्स। और बाद में ये नदी इस तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी के तट पर ही एक जो शहर है मछलीपट्टनम, तो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट पर गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है। जितने भी ये राज्य दिए गए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है जिस राज्य में वो पंजाब है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो इनसेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री फ्रेंड्स अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव पर, वहाँ पर भारत का एक शोध केंद्र है। वहाँ पर मूल रूप से 3 शोध केंद्र हैं। उन 3 शोध केंद्रों में से एक शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, और इसका जो सही उत्तर है ये है कोरोमंडल तट। यदि हम बात करें जो हमारा बंगाल की खाड़ी वाला जो तट है, इस तरफ जो हमारा जो तमिलनाडु राज्य है, तो तमिलनाडु और इस तरफ जो देश है श्रीलंका, इस तरफ का जो तट है, जो ये तट जिसकी हम बात करते हैं, तो इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और जो इस तरफ जो केरल तट है, इस तट को हम मालाबार तट कहते हैं, मालाबार, जहाँ पर एक विद्रोह भी हुआ था 1923 में, जो जिस विद्रोह को हम मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये मोपला जो विद्रोह है ये एक किसान विद्रोह रहा। वहाँ पे जो मालाबार केरल के तट पर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था 1923 में, मोपला विद्रोह। तो ये मालाबार तट पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसमें जो ये अलग अलग राज्य दिए गए हैं, तो भाखड़ा नागल परियोजना से जो राज्य जल प्राप्त करते हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये भाखड़ा नागल बांध से ये राज्य जल प्राप्त करते हैं। और जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। यदि इसकी बात करें तो जल ग्रहण क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा है। ऊंचाई के हिसाब से टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन यदि झील की यदि बात करें कृत्रिम झील की, तो वो भाखड़ा नागल बांध है। और जिस पे जो झील बनी गई है वो गोविंद सागर झील है, ये आप याद रखिएगा। तो गोविंद सागर झील है भाखड़ा नागल बांध। और भाखड़ा नागल जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है और सतलुज नदी पर ये बांध बनाया गया है, सतलुज नदी पर। और इस बांध से ही जो नहरें निकाल करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बहुत सारे इलाके में सिंचाई भी की जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 164। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 5 सदस्य इससे निर्वाचित होते हैं लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में
मनोनीत सदस्य कितने हैं। तो ये फ्रेंड्स ये PCS 2016 का प्री का पेपर है और ये पेपर इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप इससे ये समझ सकते हैं कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सदस्य इससे मनोनीत होता है और 70 सदस्य जो उत्तराखंड विधानसभा में हैं, जो 71 सदस्य हैं, एक मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का, और जो 70 सदस्य हैं उन 70 सदस्यों पर जनता वोट डालती है और वो लोग चुन कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमिक स्थित है। तो ये मसूरी में है और मसूरी में ही जो IAS है, IAS की जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है और जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार लगभग पूछा गया है, ये माने कि लगभग हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ये है श्री AP नवानी जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो पहली जो उत्तराखंड की जो महिला राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सम्मिलित करने के लिए दिया गया था और इसके नीचे ये कूट दिए गए हैं। तो आप फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर B को आप देख सकते हैं, ये सही है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक में, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाक्स होता है झरना, ये झेलम नदी का यहाँ से उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में। महाबलेश्वर है पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र प्रांत में और यहाँ से जो नदी निकलती है वो कृष्णा नदी है। और छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और स्वर्ण रेखा नदी पर ही जो भारत का एक जलप्रपात है जिसे हम हुंड्रू जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। जो हुंड्रू जलप्रपात है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया है उसे हम अलमाटी बांध कहते हैं। अलमाटी बांध है ये कर्नाटक राज्य में, और एक बांध इस पे और बनाया गया है जिसे हम नागार्जुन सागर बांध कहते हैं, नागार्जुन सागर बांध। तो जो ये नागार्जुन सागर बांध है ये बांध अब तेलंगाना प्रांत में है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखिएगा। और कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, तो कावेरी नदी पर जो बांध बनाया गया है ये मैटूर बांध है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर मैटूर बांध है और कावेरी नदी पर ही भारत का एक झरना भी है, एक प्रपात है, ये शिव समुद्रम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि जो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी पर ही एक द्वीप भी है जिसे हम श्रीरंगपट्टनम द्वीप कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो ये जो श्रीरंगपट्टनम द्वीप है ये मैसूर प्रांत की राजधानी रही है जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पर थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 14वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 370 है जिसे अब हटा दिया गया है और कश्मीर जो जम्मू कश्मीर राज्य था जो पहले एक पूर्ण राज्य था अब उसको 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत, यदि हम 15(4) की यदि बात करें तो 15(4) जो अनुच्छेद है ये राज्य के या देश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर 15(4) के तहत उनको रिजर्वेशन मिलता है। और जो 16(4) है फ्रेंड्स, 16(4) जो मिलता है ये सरकारी नौकरी से संबंधित है। 16(4) के तहत सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जो 15(4) है, जो 15(4) की यदि बात करें तो ये शिक्षण संस्थानों में यदि हम बात करें कि स्कूलों में जो इनको विशेष रिजर्वेशन मिलता है पढ़ने के लिए तो वो 15(4) के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय गणराज्य के
संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 21। फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 21 है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो आप इसमें 4 ऑप्शन देख रहे होंगे फ्रेंड्स, 337, 338, 338 क और 340, और इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर सी, 338 क। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है, और ये है सुरक्षा परिषद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1986 में आयोजित किया गया था। जो सार्क है ये एक संगठन है दक्षिण एशिया के देशों का, जिसमें 8 देश मूल रूप से हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसके अलावा पाकिस्तान है, और एक देश इसमें लास्ट में सम्मिलित हुआ है जिसे हम अफगानिस्तान कहते हैं। तो ये सार्क एक सम्मेलन है, एक संगठन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसे जाना जाता है, और इसका जो मुख्यालय है सार्क का, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था क्योटो में, जो जापान का एक शहर है क्योटो। तो जापान में 1997 का जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन है, ये जापान के एक शहर क्योटो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है, और ये है पहल न करना, कि भारत पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, एक तरफा प्रतिबंध भी है, और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भी है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त सभी, ये भारत के परमाणु सिद्धांत पॉलिसी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये है जिम ओ नील। इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए है, जिम ओ नील ने ब्रिक जो शब्द है इसको गढ़ा था। ब्रिक जो बहुत सारे जो देश हैं इसमें, जैसे बी से जो ब्राज़ील है ना, आर से इसमें रूस है, इस तरीके से, और भारत है, इसमें बहुत सारे जो 4-5 देशों का एक संगठन है ब्रिक। तो ये इसको जो नाम दिया था ये जिम ओ नील ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? तो जो 1991-92 में जब भारत में उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स, जब विश्व में महामंदी छा गई थी, तो उस महामंदी से भारत को निकालने के लिए जो उसमें जो सरकार थी वो पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, और भारत के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जो मनमोहन सिंह जी हैं, मनमोहन सिंह जी रहे, और उन्होंने भारत में उदारीकरण को प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? तो ये तत्कालीन प्रश्न है, तो इसमें टीएमसी है उस समय। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो ये रजनी कोठारी जी हैं। और निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करने का जो काम है ये भारत का निर्वाचन आयोग है, जो राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो ये न्याय पंचायतों के गठन की जो मांग की है ये अशोक मेहता समिति है। तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति भी है, जीवीके राय समिति भी है, सरकारिया समिति भी है। तो ये अशोक मेहता समिति इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक कहा गया है? तो ये है
अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद भी है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद भी है, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं। तो ये सभी हैं विविधताओं में एकता के लिए, और ये इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है जन स्वास्थ्य भी है, स्वच्छता का प्रबंध भी है, जन उपयोगी सेवाएं देना भी है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये स्थानीय स्वशासन के अंदर नहीं आता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो हमारे त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना है वो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? ये फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर ए 243 डी में। 243 डी में जो पंचायतों के अंदर जो बात करते हैं हम, जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर यदि बात करें तो 243 डी के तहत ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो सीटें रिजर्व की गई हैं वो 243 डी के तहत, या कई बार वो 243 घ भी कह देता है, जैसे ए बी सी डी, तो वैसे क ख ग घ, तो 243 घ जो है वो पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के रिजर्वेशन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा प्रारंभ हुई है ये ग्रेट ब्रिटेन से हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो ये स्कूली शिक्षा की बात थी। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है ये टिहरी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है? जो हरेला त्यौहार है ये पौधारोपण से संबंधित है, और हरेला त्यौहार लगभग अगस्त महीने के आसपास ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसमें हम जो यहाँ पर जो पौध हैं उनकी रोपाई की जाती है और स्कूलों में तमाम कार्य किए जाते हैं। तो जो हरेला पर्व है ये पौधरोपण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जॉली ग्रांट। जो देहरादून भानेवाला जॉली ग्रांट के अंदर जो एयरपोर्ट है ये सब सर्वाधिक संचालन के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में से किस पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शन आए थे? तो देखिए फ्रेंड्स 2013 में जून 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। हमारे जो धाम हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आने के कारण, भूस्खलन के कारण सड़कें टूट फूट गई थी। तो वहीं से ये प्रश्न उठाया गया है कि 2015 में उत्तराखंड में सर्वाधिक जो पर्यटक आए वो कहाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या सबसे कम जिस जिले में है वो है रुद्रप्रयाग। फ्रेंड्स उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जनपद है, यदि क्षेत्रफल की यदि बात करें तो सबसे छोटा जनपद है वो चंपावत है, लेकिन जनसंख्या में सर्वाधिक कम जो जनसंख्या 2011 के अनुसार रही वो रुद्रप्रयाग जनपद की रही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? और इसका ऑप्शन नंबर डी जो सही है वो है चीन। चीन 2016 ही नहीं बल्कि वर्तमान 2021 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है चीन। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये भारत में जो कृषि बीमा योजना है ये 1999 और सन 2000 के आसपास ये योजना भारत में शुरू हुई। तब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसे एनडीए गठबंधन के नाम से भी जाना जाता है तत्कालीन समय में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है?
इसमें ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और राजस्थान, और इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही है वो है हरियाणा। फ्रेंड्स, हरियाणा में सर्वाधिक कम लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यदि हम बात करें कि 2011 में हमारे भारत में 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो 940 है, और कुछ किताबों में आप देखेंगे तो 943 है। तो जो 943 है ये भारत में क्या है, इसमें लिंगानुपात है कि 1000 पुरुषों पे 943 या 940 इसका सही उत्तर है कि भारत में 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या है वो 2011 के अनुसार वो 940 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। अल्प रोजगार है, मुद्रास्फीति है, बचतों का निम्न स्तर है या गैर मौद्रीकृत उपभोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है गैर मौद्रीकृत उपभोग। ऐसा उपभोग जिसको हम मुद्रा के रूप में नहीं नाप सकते हैं, तो वो राष्ट्रीय आय की गणना में एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है। तो ये बैंक है भाई नाबार्ड, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। और नाबार्ड एक कृषि बैंक है और कृषि क्षेत्र में जो किसानों को जो वित्त या ऋण देता है वो नाबार्ड है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी 42%। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। भाई देखिए, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है वो किस क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का है या तृतीयक क्षेत्र का है। तो उसका सही उत्तर होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो वैसे ही एक प्रश्न ये भी है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है, एफडीआई का सर्वाधिक जो निवेश जिस क्षेत्र में हुआ है वो सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। ये तो ये तत्कालीन प्रश्न था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 14, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, ये राज्य सूची का विषय है। और जैसे आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड सरकार ने 2016 में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कुछ नया प्रावधान लागू किया था, और नए प्रावधान के तहत अब नए तरीके से पंचायती राज में चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें कि किसी के जो प्रधान बनने के लिए कम से कम आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, या उनके जो बच्चे हैं कम से कम 2 बच्चे का आया था, फिर उसमें संशोधन हुआ कि उनके कम से कम 3 ही बच्चे होने चाहिए। यदि 3 से अधिक बच्चे होंगे तो फिर वो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते हैं। तो जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची के अंदर आता है, और 2019 में इसमें नया अमेंडमेंट हुआ था उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो ये है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में जो जोत है, जो खेतों का जो आकार है वो अधिकतर जो भारत के खेत हैं वो 1 हेक्टेयर से कम है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। तो इसका सही उत्तर है 2010 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था। तो इसका जो स्थान था वो 8वां स्थान 2014 में था। क्वेश्चन नंबर 50 है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ओपेक का फुल फॉर्म है, ये का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है। तो इसका पेट्रोलियम का उत्पादन पर भी इसका बल है, और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण भी इसका महत्वपूर्ण काम है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। जो ओपेक है ये पूरे विश्व में जो तेल निर्यातक देश हैं और इन देशों का एक संगठन है ओपेक। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। आयात शुल्कों में कटौती, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति,
या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह, या सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। तो ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 52 था, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो जो विश्व बैंक के जो सदस्य हैं वो हैं 189, 189 सदस्य इस समय विश्व बैंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये है विश्व आर्थिक फोरम, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, और ये है हापुड़ में। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावित हुआ? तो ये हुआ है 2005 से। क्वेश्चन नंबर 56 है, ट्रिम्स का पूरा नाम है? ट्रिम्स का पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, जीन है डीएनए का एक भाग? जो जीन है वो डीएनए का एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? तो ये रक्त से संबंधित एक बीमारी है, और इससे हमारे जो रक्त है उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसका जो प्रयोग किया था वो नोरियो टोनिगुची ने 1974 में किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो इसका जो केंद्र है वो है देहरादून में। निम्न समुच्चय में कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक प्रभावपूर्ण है? फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इस प्रश्न के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगभग बनी रहती हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है, क्या जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करती है? क्या वैश्विक ताप वृद्धि में जलवाष्प का योगदान है? तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल हाँ। जो हवा में यदि जलवाष्प होगी तो जलवाष्प भी गर्मी को बढ़ाता है, उमस। आप ये समझ सकते हैं कि यदि गर्मियों के टाइम पर यदि हवा में यदि पानी की मात्रा हो तो वो उमस बनती है, और उमस कहीं ना कहीं टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो जारी करता है जो संस्था इसको, तो वो संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये जारी किया जाता है HDI। और वर्तमान समय में 2021 में भारत का HDI में जो मानव विकास सूचकांक में भारत का जो स्थान है 2021 में, तो वो 131वां स्थान भारत का है। और इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो ये है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तो फ्रेंड्स, जो हमारे तारे हैं इनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है, नाभिकीय संलयन से होती है। और बाकी ये जितने भी चीज़ें और हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पादन करने के लिए होता है, या एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना, तो ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित है। 64 क्वेश्चन है, सेलुलोस एवं स्टार्च दोनों में होता है? तो ये इसमें प्लस और माइनस ग्लूकोज, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो जो यांत्रिक तरंग है ये जैसे रेडियो तरंगे हैं, एक्स तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, या ध्वनि तरंगे हैं। तो जो इसमें जो यांत्रिक तरंग है ये सिर्फ ध्वनि तरंग है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता और ये घटती है। यदि ताप बढ़ेगा तो द्रव की जो श्यानता है वो घटती है।
क्वेश्चन नंबर 67 है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। ये 1 नैनोमीटर का फॉर्मूला है कि 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो ये होता है 24 घंटे। फ्रेंड्स, जो भू स्थिर उपग्रह है, तो जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, और यदि भारत के ऊपर भारत का एक सैटेलाइट है, तो भारत अपने चारों तरफ कितने समय में घूमता है? 24 घंटे में घूमता है। तो ये भू स्थिर ग्रह है, मतलब जैसे ऐसा लगेगा कि एक स्थान के ऊपर ही वो टिका रहता है। जैसे जैसे भारत भी घूम रहा है, वैसे वैसे ये सैटेलाइट भारत के साथ घूमता रहता है, और पूरे 24 घंटे में जब भारत या पूरा पृथ्वी अपने चारों तरफ एक चक्कर मार लेती है, तो जो ये भू स्थिर उपग्रह है, ये भी उस स्थान का एक पूरा परिक्रमा कर लेती है, और उसको जो समय लगता है वो है 24 घंटे। टेफ्लॉन सामान्य नाम है, ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? और इसका जो सही उत्तर है ये है पीतल एवं कांसा। जो तांबा है ये मिश्र धातु है एक, ये तांबे को बनाने के लिए पीतल और कांसे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। इसमें जो विद्युत चालक होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है IUCN के द्वारा। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो रेड डाटा बुक है, फ्रेंड्स, जो रेड डाटा बुक है ये हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो उन लुप्त होने वाले जीव जंतुओं को जिस किताब में उनको रखा जाता है तो वो है रेड डाटा बुक, और इसका जो प्रकाशन किया जाता है वो किया जाता है IUCN के द्वारा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये इसका प्रकाशन करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, या उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, या समशीतोष्ण वनों की विशेषता। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बांज और बुरांस के पौधे हैं ये समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। समशीतोष्ण मतलब ये ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पर ना तो बहुत अधिक ठंड होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है। तो ऐसे इलाके में जो वन होते हैं उसे हम समशीतोष्ण वनों के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का जो रखरखाव किया जाता है वो किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। जो इन सीटू संरक्षण है इसके द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1935 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी, और हैली नेशनल पार्क का नाम ही 1954 में बदल करके जो उत्तराखंड के एक प्रख्यात शिकारी थे जिम कॉर्बेट, शिकारी भी कह सकते हैं उनको, और वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव प्रेमी भी उन्हें कह सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट जी के नाम से ही इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इसका कई बार जिम कॉर्बेट नेशनल का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो इसका जो पुराना नाम है वो है हैली नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, ये दो महत्वपूर्ण जिलों में है, पौड़ी और जो नैनीताल जनपद है वहाँ पे स्थित है। यदि कई बार ये भी प्रश्न किया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो अधिकतर क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो वो है पौड़ी जनपद में। फ्रेंड्स, भले ये कई बार किताब में यही दिया गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो इसका सही उत्तर होता है कि नैनीताल जनपद में है, नैनीताल में। लेकिन फ्रेंड्स, यदि ये प्रश्न यदि घुमा के दे दिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का अधिकतर क्षेत्र किस जनपद में है, तो तब उसका उत्तर होगा पौड़ी जनपद में। फ्रेंड्स, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
क्वेश्चन नंबर 76 है, निकल कैडमियम NiSCD बैटरी का उपयोग होता है। कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है और कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। जो निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग है वो कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 77, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जैसे यूनिक्स है, जावा है, ओरेकल है और MS ऑफिस है। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कैश स्मृति। ऑप्शन नंबर 79 है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। जो टेलीविजन ट्रांसमिशन जो उदाहरण है ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने की ओर प्रभाषित करता है कहलाता है? तो वो है TCP/IP। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर एज एवं सर्विस। फ्रेंड्स 82 प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका जो विलय हुआ वो 1 अगस्त 1949 को। और टिहरी के जो अंतिम जो शासक रहे हैं वो हैं मानवेंद्र शाह। टिहरी का जो अंतिम शासक है वो मानवेंद्र शाह है और मानवेंद्र शाह को माना जाता है। तो मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम शासक रहे। उन्होंने ही भारत में 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को विलय कर दिया गया था। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स गढ़वाल का जो अंतिम शासक था वो था प्रद्युम्न शाह। यदि हम बात करें तो जो प्रद्युम्न शाह थे, प्रद्युम्न शाह जो 1804 में जब गोरखाओं का आक्रमण गढ़वाल पे होता है तो खुड़बेड़ा एक स्थान है देहरादून में, तो खुड़बेड़ा के युद्ध में, खुड़बेड़ा नामक स्थान पर जो खुड़बेड़ा का युद्ध है, जो खुड़बेड़ा का युद्ध है, तो खुड़बेड़ा के युद्ध में 1804 में प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से लड़ते हुए मारे जाते हैं या शहीद हो जाते हैं या वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो प्रद्युम्न शाह ही गढ़वाल के अंतिम शासक रहे और उसके बाद 1804 से लेकर और 1815 तक गढ़वाल गोरखाओं के अधीन रहा। 1804 से लेकर और 1815 तक गढ़वाल गोरखाओं के अधीन रहा। और बाद में जो सुदर्शन शाह थे, प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, उन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता ली और फिर 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को यहाँ से हराया और फिर जो टिहरी रियासत है उसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि आधा जो गढ़वाल है उसका आधा हिस्सा अंग्रेज़ों के पास चले गया था, उसे हम ब्रिटिश गढ़वाल कहते हैं, और जो टिहरी और उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र था वो टिहरी राजा के पास रहा। क्वेश्चन नंबर 83 है, महाभारत में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है ये बाड़ाहाट है। किंगरी बिंगरी नीतीमाणा क्या है? तो फ्रेंड्स किंगरी बिंगरी और नीतीमाणा ये दर्रे हैं और चमोली जनपद में स्थित हैं। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं चिराग सेन। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है पाली, पछाऊ, जौनसार, रवाई क्षेत्र, जो उत्तरकाशी और देहरादून का जो लगा हुआ क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश से, तो उस क्षेत्र में ये मौन मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की थी ये श्री देव सुमन जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो जो न्यूट्रिनो वेधशाला है ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 90 है,
रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? तो ये जीता था उन्होंने गोला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 91 है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? तो ये है कैसिनी शनि ग्रह के मिशन पर निकला है। ये नासा का एक अंतरिक्ष यान है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है? आलू, धान, गेहूं, सरसों, कपास, गेहूं और ज्वार और आलू। इसका जो सही उत्तर है यह है गेहूं और सरसों, ये एक साथ बोए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन में। चीन में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है और चीन ने अपनी रेलवे को अत्याधुनिक से बहुत अत्याधुनिक बनाने में जोर दिया है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अब्राहिम वर्गीज। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो ये है CRPF को। क्वेश्चन नंबर 96 है, कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल, जिसे शॉर्टकट में KLLCDI, किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो ये है भारत, चीन और नेपाल के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपये में धन जुटा सकती है कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई मसाला बॉन्ड। जो मसाला बॉन्ड है इसके तहत भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपया जमा करती है, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं मसाला बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली विश्व की पहली महिला कौन है? तो इसका जो नाम है वो है राधिका मेनन। ये भारतीय महिला है राधिका मेनन। क्वेश्चन नंबर 100 है, 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अबू धाबी के युवराज। क्वेश्चन नंबर 101 है, बथुकम किस राज्य का पर्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अब बन गया है, क्योंकि अभी जो तेलंगाना की स्थापना हुई तो ये प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि बथुकम किस राज्य का पर्व है? तो ये तेलंगाना का पर्व है। क्वेश्चन नंबर 102 है, एस अगेंस्ट ओड्स आत्मकथा है, यह है सानिया मिर्जा की, जो भारत की लॉन टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। तो उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। 103वां क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये है ओडिशा। भारत की जो 2014 में जो प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है वो ओडिशा राज्य ओडिया जो भाषा है उड़ीसा की उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? तो ये 2018 की बात थी। 105वां क्वेश्चन है, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स देखिए, यही प्रश्न लगभग तीसरी बार 2016 के उत्तराखंड PCS प्री में ये पूछा गया है कि ब्रिक्स की ये कौन कौन से देश इसमें थे। इसमें B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो ये पहले इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लास्ट में इसमें जो देश जुड़ा है वो दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। तो जो ब्रिक्स है इसको जो नाम दिया वो जिम ओ नील ने दिया है और ये ब्रिटेन के हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये है डॉक्टर CV रमन। ये भारत के महान वैज्ञानिक हुए हैं और डॉक्टर CV रमन ने अपनी जो रमन थ्योरी दी है उसके तहत उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और भारत सरकार ने उसके बाद उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये अपनाया था 1993। फ्रेंड, जो कॉलेजियम व्यवस्था होती है इसके तहत जो न्यायाधीशों की एक टीम होती है और जो ये चयनित करती है कि किसे वहाँ पे न्यायाधीश चुना जाना है या नहीं चुना जाना है, तो ये एक व्यवस्था होती है जिसे हम कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत जानते हैं। ये बीच में बहुत विवादास्पद भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 108 है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मगध क्षेत्र है भारत का, जिसे प्राचीन समय में बिहार कहते थे, तो बिहार में जो मगध शासक था जिसने नंद वंश की स्थापना की, वो महापद्म नंद था। क्वेश्चन नंबर 109 है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकोटस कहा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये आए थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के नाम से यूनानी धर्म ग्रंथों में या यूनानी ग्रंथों के अंदर इनको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 110 है 1110 है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उदंतपुर, ये पूर्व मध्यकाल की बात कर रहा है, तो उसमें जो शिक्षा का केंद्र नहीं था वो था तक्षशिला। ये उत्तर मध्यकाल में ये शिक्षा का केंद्र रहा तक्षशिला। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। जो भारत में जो अलग अलग दर्शन हैं उनमें से जो न्याय दर्शन है उसके जो संस्थापक हैं ये गौतम ऋषि हैं। 112वां क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो ये अलाई दरवाज़ा, जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया है, अलाई दरवाज़ा में सबसे पहले घोड़े के नाल की तरह मेहराब बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत महबूब ये इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की एक दरगाह है अजमेर में। तो अजमेर में जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, ये चिश्ती दरगाह, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय चलाया था और चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा राजा था दिल्ली सल्तनत काल के दौरान कि जिसने भू राजस्व को बढ़ाकर 50% कर दिया था? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे, 1296 से, और 1314 के आसपास तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे काम किए हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो हमारा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने वाले भी अलाउद्दीन खिलजी हैं। और आपने इनमें एक बहुत बहुचर्चित फिल्म भी देखी होगी पद्मावत। तो पद्मावत जो जुड़ा हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है। 1303 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ पर धावा बोला था। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये कहा जाती है जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 116 है, तबकात ये अकबरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो ये खालसा पंथ की जो स्थापना की वो सिखों के जो अंतिम गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों को एक कई बार ये भी पूछा जाता है कि खालसा क्या है? तो खालसा एक योद्धा भी इन्हें कह सकते हैं। तो सरदारों को या सिखों को योद्धा में बदलने का जो काम किया वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? यह है डी अल्मीडा। ये डी अल्मीडा फ्रांसीसियों के जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों का एक गवर्नर रहा है डी अल्मीडा। फ्रेंड्स, भारत में आने वाली जो पहली यूरोपीय कंपनी है वो पुर्तगाली कंपनी है और वास्को डी गामा का नाम आपने सुना ही होगा। तो वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत आने का एक समुद्री मार्ग खोजा था और वो भारत के कलिकट
स्थान पर पहुँचे थे। और उसके बाद डी अल्मेडा, अल्बुकर्क ये लोग आते हैं भारत में जो पुर्तगाली जनरल बनकर। क्वेश्चन नंबर 119 है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वांडीवास जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है और वांडीवास का जो युद्ध हुआ ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध था। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच वांडीवास का युद्ध, और 1760 में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था और फिर भारत में एक छत्र जो राज यूरोपीय कंपनी की रही वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रही थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? ये था 1813 का चार्टर एक्ट 1813। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। अब व्यापार के लिए वहाँ से और भी लोग आ सकते थे भारत में व्यापार करने के लिए, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। क्वेश्चन नंबर 121 है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। क्वेश्चन नंबर 122 है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये माना जाता है इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है वैदिक देवमंडल में। क्वेश्चन नंबर 123वां है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि उससे पहले का जो पद था वो सिर्फ गवर्नर का पद हुआ करता था, और उसके बाद जो पद हुआ भारत में वो वायसराय का पद हो गया था, वायसराय। तो भारत के जो पहले वायसराय हैं ये लॉर्ड कैनिंग हैं, क्योंकि 1858 में जब ब्रिटेन की महारानी ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को ख़त्म कर दिया था और भारत को पूर्ण रूप से ब्रिटिश सत्ता के अंदर ले लिया था, तो उसमें भारत का जो वायसराय था, वायसराय का मतलब हुआ कि जो महारानी का भारत में प्रतिनिधि रहेगा उसे वायसराय कहा गया। तो भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत में अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद उसमें 1857 की क्रांति के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही भारत में 1857 की क्रांति हुई। जब क्रांति समाप्त हो गई तो ब्रिटेन की महारानी ने देखा कि भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भारतीय लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार कर रही है, दबाव डाल रही है। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ख़त्म कर दिया और भारत को पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन ले लिया था, और फिर उन्होंने भारत में अपना एक प्रतिनिधि बनाया जिसे वायसराय कहा गया। तो भारत के जो पहले वायसराय हैं वो लॉर्ड कैनिंग हैं, और अंतिम वायसराय हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं अंग्रेज़ों की तरफ से, लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले जो भारतीय वायसराय रहे वो सी राजगोपालाचार्य जी हैं। भारत के अंतिम और पहले जो भारतीय हैं वो सी राजगोपालाचार्य जी हैं। राजगोपालाचार्य जी भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय वायसराय रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 124वां है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई, ये हुई थी 1928 में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लोहड़ी जी थे, अशफाक उल्ला खां थे। तो इसमें जो उत्तर है वो है सूर्यसेन। ये सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी और किन्नर। तो ये इसका जो सही उत्तर है वो है खासी। ये खासी जो लोग हैं ये मेघालय राज्य के लोग हैं। मेघालय, तो मेघालय राज्य की जो एक जनजाति है वो खासी जनजाति है जो खासी पहाड़ियों पर रहती है। बाकी यक्ष, नाग और किन्नर जो हैं ये उत्तराखंड की प्राचीन
जातियों के अंदर आती है। फ्रेंड्स 127वां प्रश्न है, खुड़बेड़ा का युद्ध हुआ था 1800 ईस्वी में, 1804 में, 1710 और 1805। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1804 में देहरादून के नज़दीक खुड़बेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल नरेश, प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और फिर पूरे गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 128वां है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? तो ये की थी बद्रीदत्त पांडे जी ने, जिन्हें कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, बद्रीदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 129वां है, सिंगोली की संधि हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। फ्रेंड्स ध्यान रखिए 1804 से लेकर और 1815 तक गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन रहा। जब सुदर्शन शाह, उस समय गढ़वाल के जो अबदस्त राजा रहे वो सुदर्शन शाह रहे, तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों से सहायता ली और फिर अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच देहरादून के नाला पानी स्थान पे 1-2 महीने तक युद्ध चलता है, मई और जून के महीने में। फिर जब गोरखा बुरी तरीके से हार जाते हैं तो फिर गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य बिहार में जो सिंगोली जो नामक स्थान है वो बिहार प्रांत में है, तो 1815 में बिहार में एक संधि होती है, जिसके तहत गोरखाओं को नेपाल भेज दिया जाता है और पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130वां है, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो ये आंदोलन चलाया गया था, ये था गोरा देवी। फ्रेंड्स इसमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट भी उस समय थे, लेकिन जो रैणी गांव में जो आंदोलन चलाया गया था वो गोरा देवी के अंडर ही चलाया गया था 1974-75 में। फ्रेंड्स इसमें एक महत्वपूर्ण और है, कल्याण सिंह, जो कल्याण सिंह ग्वालदम क्षेत्र के हैं, ग्वालदम गढ़वाल के, चमोली के। तो कल्याण सिंह ने एक आंदोलन चलाया है जिसे हम मैती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ आंदोलन है, मैती आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 131वां है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो जो फ्रेंड्स परमार वंश की जो स्थापना कई किताबों में 888 मानी गई है, गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी में। तो परमार वंश की जो स्थापना की वो की है कनकपाल ने। कनकपाल पहला ऐसा शासक रहा है गढ़वाल में जिसने परमार वंश की स्थापना की, और माना जाता है कि जो कनकपाल हैं ये जो एक स्थान है गुजरात में धारी से, वहाँ से माना जाता है कि ये गढ़वाल में आए थे, यात्रा पर आए थे, और गढ़वाल के जो राजा उस समय थे वो भानु प्रताप जी थे। तो भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से कराया और फिर कनकपाल ने गढ़वाल में पंवार वंश या परमार वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 132वां है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? फ्रेंड्स इसमें जो प्राचीन वलित पर्वतों की यदि बात करें तो जैसे यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, एंडीज पर्वत है और अपलेशियन पर्वत है। ये सभी के सभी क्या है वलित पर्वत हैं, ये फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन बात आ रही कि प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो जो एंडीज पर्वत है ये एक नया पर्वत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत। बाकी यूराल पर्वत है, जो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। इस तरफ यूरोप आता है, यूरोप, और इस तरफ एशिया है। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके बीच में जो बाउंड्री बनाती है वो यूराल पर्वत बनाता है, और एक नदी है यूराल नदी। यूराल नदी और यूराल पर्वत ही यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। और अरावली पर्वत ये भारत में है। यदि हम बात करें कि अरावली पर्वत की यदि बात करें तो भारत के मैप में आपने देखा होगा गुजरात से लेकर और राजस्थान इधर दिल्ली तक जो ये पहाड़ी इस तरफ है वो अरावली पहाड़ी है, अरावली पर्वत। और बात करते हैं अपलेशियन पर्वत, तो अपलेशियन पर्वत भी एक पुराना पर्वत है और ये भी फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन इसमें जो एंडीज पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो एंडीज पर्वत है और इसकी लंबाई कितनी है 7000 किलोमीटर। यदि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय सिर्फ 2400 किलोमीटर लंबा है, तो एंडीज पर्वत तो हिमालय से लगभग
2.5-3 गुना लंबा अधिक है। क्वेश्चन नंबर 133वां है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो उसमें है ज्वालामुखी शंकु। 134वां प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है? तो जो सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से या सुनामी से, तो सबसे ज़्यादा होता है लहरों से, क्योंकि लहरें लगातार तट पर आती हैं, टकराती हैं और तट को तोड़ने का काम करती है, तो वो है लहरों से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। फ्रेंड्स, यदि हम इसको धरातल मान लें तो धरातल के ऊपर जहाँ भी जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल का मतलब है जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, मौसम साफ रहता है, तो उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 136 है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है? तो वो है लगभग 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 137वां है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो जैसे किरोशियो जो धारा है ये एक गर्म जल धारा है जो जापान सागर से उत्तर की तरफ जाती है और बेरिंग सागर में चली जाती है। कैलिफोर्निया धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। यदि हम उत्तरी अमेरिका की यदि बात करें तो ये जैसे ये संयुक्त राज्य यूएसए है, तो यूएसए के पश्चिमी तट पर जो अलास्का से नीचे की तरफ जो धारा आती है वो कैलिफोर्निया धारा है। और हम्बोल्ट की धारा, यदि हम इसे दक्षिण अमेरिका मान लें तो दक्षिण अमेरिका, यदि इधर दक्षिण अमेरिका की बात करें, देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दक्षिणी अमेरिका के इस तट पर, पश्चिमी तट पर जो धारा चलती है उसे हम हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका के अलास्का से नीचे की तरफ जो जलधारा चलती है इसे हम कैलिफोर्निया की जलधारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोशियो की यदि बात करें तो जो क्यूरोशियो की जो जलधारा है वो इधर जापान है, तो जापान तट पर जो जलधारा उत्तर की तरफ चलती है तो ये एक गर्म जलधारा है। फ्रेंड्स, इसमें जो कनारी की जलधारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है, लेकिन ये चलती है अटलांटिक महासागर में और पुर्तगाल और स्पेन से और अफ्रीका के पश्चिमी तट की तरफ ये धारा आती है। क्वेश्चन नंबर 138वां है, साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 139वां है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? जैसे उष्ण कटिबंध है, चंद्रमास है, मानक समय है और दिवस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है मानक समय। तो जो मानक समय है ये देशांतर रेखाओं से समय की गणना की जाती है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये तो हमने बनाया है कि इस तरफ यदि 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है तो 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ हमेशा समय जुड़ता है और 0 डिग्री देशांतर के यदि पश्चिम में जाएं तो हमेशा समय घटता है। तो ये एक प्राकृतिक इकाई नहीं है, ये तो हमने बनाया है, मानवीय इकाई है। क्वेश्चन नंबर 140वां है, जेम्स एंड्रयूस रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये नाम था लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से और 1854 के आसपास भारत में रहते हैं लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत सारे अच्छे काम किए थे, जैसे भारत में रेलों का जाल बिछाना, भारत में PWD की स्थापना करना, ऐसे तार व्यवस्था जो डाक तार की व्यवस्था है ये भी उन्होंने शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 141 है, 141वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बैनीताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है और जो देवरिया ताल है ये भी रुद्रप्रयाग में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 142वां है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो खतलिंग ग्लेशियर है ये टिहरी गढ़वाल में है और खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचा ग्लेशियर कौन है, तो उसका उत्तर होगा खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भिलंगना नदी। जो भिलंगना नदी है जो भागीरथी की एक सहायक नदी है और जिसपे टिहरी बांध बनाया गया है गणेश प्रयाग पर। तो जो भिलंगना नदी है ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। फ्रेंड्स, यदि हम उत्तराखंड का यदि मैप बनाएं तो उत्तराखंड के मैप में 2 धौली गंगा है। एक धौली गंगा तो जो हमारा ये चमोली जनपद है, चमोली जनपद, और एक इसमें जो पिथौरागढ़ जनपद है। दो पिथौरागढ़ जनपद में जो धौली गंगा है, यदि आप दिशा की यदि बात करें तो ये पूरब है
और ये पश्चिम है। तो धौली गंगा 2 है। जो धौली गंगा बद्रीनाथ क्षेत्र से आती है, इधर जोशीमठ में विष्णुप्रयाग में 2 गंगाएं मिलती हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। और विष्णु प्रयाग में जब 2 गंगाएं मिलती हैं, धौली और विष्णु गंगा, तब वो वहाँ से आगे अलकनंदा कहलाती है। तो ये पश्चिमी धौली गंगा है, क्योंकि ये पश्चिम में है। जो पूर्वी धौली गंगा है ये फ्रेंड्स ये पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में पूर्वी धौली गंगा। और बाद में ये एक सहायक नदी है काली गंगा की, तो इस पे बांध भी बनाया गया है पूर्वी धौली गंगा पर। तो ये सहायक नदी है काली नदी की। क्वेश्चन नंबर 144 है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये है राजाजी नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, राजाजी नेशनल पार्क के इसमें एक रेंजर को जिनका नाम है महेंद्र गिरी। तो जो महेंद्र गिरी जी हैं, महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय एक पुरस्कार मिला है और एशिया के सबसे बेहतरीन रेंजर का उनका पुरस्कार मिला है। पूरे एशिया से एकमात्र चयनित व्यक्ति हैं महेंद्र गिरी जी, और ये राजाजी नेशनल पार्क के रेंजर हैं महेंद्र गिरी जी, जिन्हें इस समय हाल ही में मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सबसे बेहतरीन रेंजर्स का अवार्ड मिला है, जिसके तहत उनको 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि इनाम के रूप में दी गई है। ये भी याद रखिएगा आप, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 145 है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीनगर रुद्रप्रयाग के मध्य, क्योंकि उस दौरान कलियासोड़ जो जहाँ पे लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, तो इसलिए ये प्रश्न रखा गया है, चर्चाओं में था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 146 है, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा इस प्रश्न से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार प्रश्नों का पैटर्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पश्चिम में यदि हम बात करेंगे कि जैसे जो केदारनाथ है वो रुद्रप्रयाग में है, इसके बाद जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, तो जो नंदा देवी है वो चमोली जनपद के अंदर मूल रूप से है। फिर बिनसर है, अल्मोड़ा में बिनसर है, और अस्कोट पिथौरागढ़ के अंदर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इधर से यदि पश्चिम से यदि पूरब की बात करें तो पश्चिम से पूरब की तरफ सबसे पहले केदारनाथ है, और फिर नंदा देवी है, और फिर बिनसर है, और फिर अस्कोट है। अस्कोट है पिथौरागढ़ में। और कई बार ये भी पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम, तो आप परीक्षा की दृष्टि से ऐसे भी याद कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जैसे प्रश्न इसमें किया गया कि बिस्ट दोआब, तो जो बिस्ट दोआब है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। बिस्ट, यदि आप इसमें ध्यान दें, बिस्ट, तो बिस्ट में जैसे इसका पहले हम ले लेते हैं जो नदी है बी से ब्यास, और जो टॉ है, टॉ से सतलुज, बिस्ट, ये 100 से सतलुज। तो ब्यास और सतलुज नदी के बीच जो दोआब है उसे हम बिस्ट दोआब के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो बिस्ट दोआब है ये ब्यास और सतलुज नदी के बीच है। बारी, अब देखिए बा से हम यदि लें तो बा से ब्यास नदी और रौ से रावी नदी। ब्यास और रावी नदी के बीच का जो दोआब है वो बारी दोआब है। और रचना, रौ से इसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दें कि रौ से जो रावी नदी है और चौ से चिनाव, रावी और चिनाव नदी के बीच जो दोआब है वो 2 अक्षर है, रौ से रावी और चौ से चिनाव। तो रावी और चिनाव नदी के बीच जो दोआब है वो रचना है। और फिर है चाज दोआब, चिनाव और झेलम नदी के बीच जो दोआब है वो है चाज दोआब। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, भारत में जो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जब अरब सागर से आने वाले मानसून आते हैं तो ये इस पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराते हैं और इस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त बारिश करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बारिश होने से केरल तट पर भारत में सबसे पहले जो मानसून भारत की मुख्य ज़मीन पर आता है ये केरल तट पर आता है।
1 जून से 5 जून के बीच, ये फिक्स है फ्रेंड्स कि 1 जून से 5 जून के बीच भारत में मानसून प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करते हैं वो केरल पर आते हैं। तो केरल में ही पश्चिमी घाट में एक इलाका है, एक घाटी है जिसे हम साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये अपनी जैव विविधता के लिए, फ्रेंड्स यदि हम जैव विविधता की यदि बात करें तो जैव विविधता का मतलब हुआ जहां पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हों, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जहाँ पर बंदरों की बहुत प्रजातियां हों, बहुत जातियां रहती हों, उसके बाद सरीसृप जाति रहती हो, लंगूर, भालू, भेड़, है ना, तमाम चीज़ें, और हजारों प्रकार के पेड़ पौधे रहते हों, उसे हम कहते हैं जैव विविधता। तो भारत में जो जैव विविधता का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है। और एक पूर्वोत्तर भारत में है जो मेघालय, नागालैंड, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है, ये भी भारत के 2 हॉट स्पॉट। ध्यान रखें, इन क्षेत्रों को हम हॉट स्पॉट भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हॉट स्पॉट क्या है। तो हॉट स्पॉट भी जुड़ा हुआ है किससे? ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर जैव विविधता बहुत अतुलनीय हो, जहाँ पर बहुत नाना प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां रहती हों, एक साथ रहती हों। क्वेश्चन नंबर 149 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का एक क्षेत्र है? तो देखिए उसके लिए कौन सा, कोपेन महोदय ने जो भारत का जलवायु वर्गीकरण किया है तो उसने उत्तरी बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के लिए जो उपयुक्त शब्द चिन्ह दिया है तो वो दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, शुष्क सर्दी क्षेत्र कि सर्दियों में बारिश नहीं होती है, लेकिन आर्द्र उपोष्ण जलवायु, तो उसको लो CWG ये दिया है। और आज का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, 150वां क्वेश्चन, बादल परिणाम हैं। तो बादल जो क्षेत्र हैं वो किसके परिणाम हैं? वाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास दर के, कैटाबैटिक ह्रास दर के, या संघनन के। तो बादल जो बनते हैं ये हैं संघनन। फ्रेंड्स बादल के लिए जलवाष्प से लेकर जलवाष्प, धूल, धुआं और एक जो क्रिया होती है वो है संघनन की क्रिया, जो ऊपर जाकर ये आपस में सब मिल जाते हैं तो उससे बनते हैं बादल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 150 प्रश्नों पर हमने बात की और ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा या उत्तराखंड UKSSC के द्वारा किस तरीके से प्रश्न किए जाते हैं, कैसा उनका स्टैंडर्ड रहता है और कैसे प्रश्नों को घुमा फिरा कर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आगे और भी श्रृंखलाओं को लाऊंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।